दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है नागलोक की शहजादी। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है काला गुलाब। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट काला गुलाब आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं काला गुलाब में। अब आगे पढ़ते हैं। यदि किसी तरह आप लोग काला गुलाब ला सके तो उसके रख से महाराज की आंखें ठीक हो सकती हैं। काला गुलाब हम लाएंगे सन्यासी जी, लेकिन यह फूल हमें मिलेगा कहाँ? क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे? आपको यह फूल 11 पर्वत पर नागलोक की शहजादी के बाग में मिलेगा, लेकिन उसको प्राप्त करना बहुत कठिन है क्योंकि शहजादी के बाग की रक्षा 20 सिंह करते हैं और उनकी नजरों में धूल जोकर कोई भी बाग के भीतर नहीं घुस सकता। फिर शहजादी स्वयं भी सुबह शाम उस पर नजर रखती है तथा उसकी हिफाजत करती है। आप चिंता न करें सन्यासी जी, हम काले गुलाब का फूल नागलोक से अवश्य लाएंगे, चाहे इसके लिए हमें नागलोक की क्यों न विजय करना पड़े। बिल्कुल। यदि आप लोगों के हौसले इतने बुलंद है तो मेरी शुभकामना भी आपके साथ है। आप लोग जल्द से जल्द उस फूल को ले आइए। फिर राजा अपने पुत्र और महामंत्री के साथ महल की ओर वापस लौट पड़ा। मेरे बच्चों, क्या तुम लोग इतनी दूर जाकर और एक भयानक खतरा उठाकर वह काला गुलाब का फूल ले ला पाओगे? बेशक लाएंगे पिताजी। सन्यासी जी ने तो केवल 11 पर्वत कहे हैं। यदि आपकी आंखों की ज्योति वापस लाने के लिए हमें 100 पर्वत भी पार करने पड़ते तो हम उन्हें पार करते हैं। और फिर पिताजी, आपकी आंखें ठीक करने के लिए तो मौत से भी टकरा सकते हैं। आपकी खुशी के लिए तो हम अपने प्राण तक भी दे सकते हैं पिताजी। आह, आज मेरे जलते कलेजे में ठंडक पड़ गई। तुम तीनों मुझे इतना प्यार करते हो यह मैं आज से पहले नहीं जानता था। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चों। लेकिन हमें तो उसी दिन गर्व, अपने आप पर गर्व होगा पिताजी, जिस दिन आप हमें अपनी आंखों से देखेंगे। महल पहुंचकर मामती जी, आप सेनापति जी को निर्देश दे दीजिए कि इस यात्रा पर हम स्वयं और हमारी पूरी फौज भी हमारे साथ चलेगी। हम कल सुबह यहाँ से रवाना होना चाहते हैं। ठीक है राजकुमार, मैं भी उन्हें सारी तैयारियां पूरी करने के लिए कहता हूँ। अगले दिन भोर होने के साथ ही तीनों राजकुमार सेनापति और अपनी पूरी फौज के साथ बड़े ठाट बाट से काला गुलाब लाने के लिए रवाना हुए। चलते चलते वे अगले दिन दोपहर को सबसे पहले चंदनगढ़ सीमा पर पहुंचे। सेनापति जी, अपना दूत चंदनगढ़ के राजा के पास भेजिए। वह राजा से हमारे उनके देश में एक रात ठहरने की इजाजत लेकर आएगा। बहुत अच्छा राजकुमार। सेनापति द्वारा भेजा गया दूत चंदनगढ़ के राजा चारुदत्त के पास पहुंचा। उस समय दरबार लगा हुआ था और वहां चारुदत्त के साथ साथ कामसेन, चंद्रावती तथा रूपमती भी मौजूद थी। महाराज की हमेशा जय जयकार होती रहे। तुम कौन हो जनबी और क्या चाहते हो? मैं विराट नगर का दूत हूँ महाराज, और मुझे वहां के बड़े राजकुमार सूरज दत्त ने एक पैगाम के साथ भेजा है। विराट नगर और राजकुमार का नाम सुनकर रानी रूपमती के साथ साथ कामसेन और रानी चंद्रावती भी चौंक उठे। हे ईश्वर, क्या पैगाम लाया होगा यह? लेकिन चारुदत्त इतने वर्षों में अपने वास्तविक देश और पिता के बारे में सब कुछ भूल चुका था। हम पैगाम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तुम निसंकोच होकर पैगाम सुना सकते हो। हमारे महाराज केशव दत्त की अवस्था बहुत खराब है। उनकी आंखों की ज्योति वापस लाने के लिए काले गुलाब की जरूरत है। उसी को लाने महाराज के तीनों पुत्र 11 पर्वत पार जा रहे हैं। यदि आप अपने देश में एक रात ठहरने और रात देने की इजाजत दे दें तो राजकुमार आपके बहुत आभारी होंगे। हम इजाजत देते हैं। मामंती जी, आप शाही मेहमान खाने में राजकुमार के ठहरने और खाने पीने का सारा प्रबंध कर दीजिए तथा सैनिकों के ठहरने का प्रबंध बड़ी सराय में करवा दीजिए। ध्यान रहे प्रबंध में कोई कमी न रहने पाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज के यश का डंका दुनिया में चारों ओर बजता रहे। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, ताकि मैं यह खुशखबरी राजकुमार को सुना सकूं। ठीक है, आप जा सकते हैं। और हाँ, अपने राजकुमार से कह दीजिए कि उनका स्वागत हम स्वयं करेंगे। वे राजमहल होकर ही जाएं। यह तो और भी खुशी की बात होगी महाराज। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। दूत ने जब राजकुमार को यह खुशखबरी दी तो उनके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। फौज को कूच करने का आदेश दीजिए सेनापति जी। अब हम चंदनगढ़ के ही लुभावने माहौल में आनंद और आराम करेंगे। जो हुक्म राजकुमार। और राजकुमार के नेतृत्व में पूरी फौज चंदनगढ़ में प्रवेश कर गई। जब राजकुमार का काफिला राजमहल के सामने पहुंचा तो चारुदत्त ने उनकी बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया तथा उनके गले मिला।
अपने चारों बेटों का यह सुखद मिलन देखकर रानी रूपमती की आंखों से आंसू बरसने लगे। अपने चारों बेटों का एक साथ देखकर भी तुम रो रही हो बहन? हाँ भैया रो रही हूँ, लेकिन यह मैं खुद भी नहीं जानती कि ये आंसू खुशी के हैं या गम के। मेरे वर्षों से बिछुड़े तीनों बेटे मेरे सामने हैं, लेकिन मैं अभागी माँ उन्हें बेटा कहकर भी नहीं बुला सकती। डरती हूँ कि कहीं महाराज ने उन्हें मेरे बारे में अनाप शनाप बताकर मेरे प्रति उनके मन में नफरत न पैदा कर दी हो, और कहीं वे मुझे पहचान कर मेरा अपमान न कर बैठे। दूसरी तरफ न केवल चारू बल्कि मेरे तीनों बड़े लड़के भी यह नहीं जानते कि वे एक दूसरे के सगे भाई हैं। फिर भी वे बड़े प्रेम से एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। अब तुम ही बताओ भैया, यह विचित्र दृश्य देखकर मैं खुशी के मारे रहूं या गम के? रानी रूपमती की दर्द भरी बातें सुनकर कामसेन और चंद्रावती का दिल भर आया। धीरज रखो बहन, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। हाँ बहन, ईश्वर पर भरोसा रखो, एक दिन वह तुम्हारी जरूर सुनेगा। तुम्हें तुम्हारा सुहाग भी मिल जाएगा, और वर्षों से बिछुड़े तीनों बेटे भी। ईश्वर करे तुम्हारे तीनों बेटों को काला गुलाब मिल जाए, ताकि तुम्हारा सुहाग पुनः देख सके, और जिसके कारण तुम्हारी खुशियां छीनी है, उसी के जरिए तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाए। और जब उन्होंने फौजी काफिला राजमहल से आगे बढ़ते देखा, तो वे भी वहां से हट गए, क्योंकि चारू काफिले को जाते देखता हुआ अपने भाइयों के विषय में ही सोच रहा था। कितने अच्छे और कितने सुंदर है तीनों राजकुमार। पता नहीं उनसे गले मिलकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वे मेरे ही सगे भाई हों। लेकिन उस रात रानी रूपमती को नींद नहीं आई। तरह तरह के बुरे विचार उनके दिमाग में घूमते रहे। पता नहीं स्वामी किस हाल में होंगे, उनकी अच्छी तरह देखभाल हो रही होगी या नहीं। पता नहीं राजकुमार को काला गुलाब मिल पाएगा या नहीं। कहीं मेरे बच्चों की जान खतरे में न पड़ जाए। 11 पर्वत पार करना कोई ऐसी खेल नहीं। पता नहीं मार्ग में उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़े। अगले सुबह तीनों राजकुमार ने अपने आदमी अपनी फौज के साथ आगे कूच किया। तो व्याकुल सी रूपमती अपने बेटे चारुदत्त के पास पहुंची। क्या बात है माँ, तुम इतनी घबराई सी क्यों हो? आओ बैठो। बेटा मैं तुमसे कुछ विशेष बातें करना चाहती हूँ। हाँ हाँ माँ अवश्य, लेकिन तुम बैठो तो सही। बेटा आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे तुम वर्षों पहले भुला चुके हो, और मैंने तथा तुम्हारे मामा मामी जी ने भी तुम्हें बताने की कोशिश नहीं की। ऐसा क्या रहस्य माँ? मुझे वह रहस्य जानने की उत्सुकता हो रही है, जल्दी से बताओ ना। तो सुनो, तुम विराटनगर के राजकुमार हो, और जिन तीन राजकुमार से तुम गल मिले थे, वे कोई गैर नहीं बल्कि तुम्हारे सगे भाई हैं। उनके पिता तुम्हारे भी पिता हैं। क्या? यह तुम क्या कह रही हो माँ? तुमने मुझे आज तक पिताजी के बारे में बताया क्यों नहीं? जबकि पता नहीं मैंने तुमसे कितनी बार पूछा पिताजी के बारे में, लेकिन हर बार तुमने अपनी कसम देकर मुझे चुप करा दिया। ऐसा मैंने तुमसे एक मजबूरी के कारण किया था। सच यही है जो मैंने तुम्हें अभी बताया है। तुमने इतने वर्षों तक मुझसे यह सच क्यों छुपाए रखा माँ? आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी? तो सुनो बेटा, मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। फिर रानी रूपमती ने वर्षों पहले की सारी कहानी चारुदत्त को सुना दी। सारी कहानी सुनकर चारुदत्त की भी सारी बातें याद हो आई। तुमने मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी माँ, तुम मानो माँ। आज तुम्हारे प्रति मेरे मन में श्रद्धा और भी बढ़ गई है। लेकिन तुम्हारे साथ पिताजी ने जो सलूक किया था, उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसा मत को बेटा, वे तुम्हारे पिता और मेरे सुहाग हैं। तुम्हारे दिल में भी उस अन्यायी व्यक्ति के लिए जगह है, यह जानकर मुझे आश्चर्य हो रहा है माँ। एक नारी के दिल में एक पति का क्या स्थान होता है, यह तुम क्या समझोगे बेटा? खैर जाने दो। मैं इस समय तुमसे एक प्रार्थना करने आई थी मेरे बेटा। यह तुम क्या कह रही हो माँ? प्रार्थना नहीं, हुक्म करो। तुम्हारे एक आदेश पर तुम्हारा यह बेटा अपने हाथों से अपनी गर्दन काट कर तुम्हारे चरणों में रख सकता है। तो सुनो बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम काला गुलाब प्राप्त करने में अपने भाइयों की मदद करो, ताकि तुम्हारे पिता की आंखों की रोशनी वापस लौट सके। नहीं माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। जिन आंखों ने मेरी माँ का लिहाज नहीं किया, जिन आंखों ने अपने बेटे को मनुष्य समझा, उसका बंद रहना ही अच्छा है। मैं इस मामले में अपने भाइयों की कोई मदद नहीं करूंगा। तुम कोई और आदेश करो। लेकिन तड़ाक! बेशरम, तू अपने पिता का अपमान करता है, उनके लिए ऐसे शब्द बोलता है, अपनी माँ के सुहाग के लिए बुरा सोचता है। तुम मेरा सर मांग लो माँ, मैं उफ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मन जिस चीज के लिए गवाही नहीं देता,
उसे करने के लिए मत कहो। मैं तुम्हारी आज्ञा मानने में मजबूर हूँ, मुझे इसके लिए माफ कर दो। तुमने तुझे मेरे दूध की सौगंध चारू, यदि तूने अपने भाइयों की मदद नहीं की तो मैं मरते दम तक दूध नहीं बख्शूंगी। माँ, ठीक है माँ, तुमने अपने दूध की सौगंध दी है तो मैं तुम्हारे दूध को नहीं लजाऊंगा और वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है, चाहे इस कार्य में मेरे प्राणी क्यों न चले जाए। रानी रूपमती ने लपक कर चारू को अपने सीने से लगा लिया और फपक कर रो पड़ी। मेरे बच्चे, तू मेरी बातों का बुरा न मानना। मैं गुस्से में न जाने तुमसे क्या क्या कह गई हूँ। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। बू, मत रो मेरी अच्छी माँ, मत रो। सच मान, मुझे तेरी बात का कोई बुरा नहीं लगा। अरे माँ, क्या मैं तुम्हारी बात का बुरा मान सकता हूँ? उस माँ की बात का जिसने मेरे लिए सिर्फ अपने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां न्यौछावर कर दी हो, अपने जीवन के 22 साल एक विधवा की तरह गुजारे हो। माफी तो तुमसे मुझे मांगनी चाहिए माँ, जिसने अपनी देवी जैसी माँ की आज्ञा का उल्लंघन करने जैसी दृष्टता की है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। रानी रूपमती ने चारू को फिर अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद, अच्छा माँ, मुझे आज्ञा दो। मैं इसी समय छद्म वेश में जाकर अपने भाइयों से मिलता हूँ, फिर उनके साथ जाकर काला गुलाब प्राप्त करने में उनकी भरसक मदद करूंगा। तुम मामा मामी को सब कुछ समझा देना। मेरी मेरी अनुपस्थिति में वही राजकार्य देखेंगे। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखना, यह राज तुम अपने भाइयों पर प्रकट नहीं करोगे। इसके लिए तुम्हें मेरी सौगंध है। मैं ध्यान रखूंगा माँ। चारुदत्त ने उसी समय एक धोबी का वेश धरा और उस कमरे में पहुंच गया जहां इंद्र असव था। ए मेरे प्यारे मित्र, अब तुम्हारे काम का वक्त आ गया है। मुझे जल्दी से मेरे भाइयों के पास पहुंचा दो दोस्त, वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। तुरंत ही गदा दुलती झाड़कर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। तीनों राजकुमार का कारवा भी चंदनगढ़ से बाहर ही निकला था कि छद्मवेश में चारुदत्त एक दूसरे रास्ते से उनके सामने जा पहुंचा। ए कौन हो तुम? रास्ते से एक तरफ हटो, वरना कुचलकर मारे जाओगे। लेकिन चारुदत्त हाथ जोड़कर बोला, हुजूर को प्रणाम। अरे गुस्ताख, कौन हो तुम? और इस तरह हमारे रथ के सामने अपने गधे को खड़ा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी की? जानते नहीं हम कौन है? आप तो सकल से किसी देश के राजकुमार प्रतीत होते हैं हुजूर। फिर साथ के साथ पूरी फौज देखकर तो कोई गधा भी यह बात दावे से कह सकता है। हुजूर, मैं तो यह बात भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग किसी शत्रु देश पर भी विजय प्राप्त करेंगे। चारुदत्त की चिकनी चुपड़ी बात सुनकर तीनों राजकुमार मन ही मन प्रसन्न हो उठे। लेकिन मंझला राजकुमार प्रतापदत्त ऊपरी दिखावा करते हुए झुंझलाता हुआ बोला, लेकिन मधु, तुम कौन हो? और गधे की तरह गधे पर ही क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें हमसे और हमारी फौज से डर नहीं लगता? बहुत डर लगता है हुजूर, मगर इससे ज्यादा डर तो बेकारी से लगता है। इसलिए तो आपकी शरण में आया हूँ। नीचे उतरकर बात कर गुस्ताख। अभी लीजिए हुजूर। मैं कालू धोबी हूँ हुजूर, बहुत दिनों से बेकार घूम रहा हूँ। यदि आप मुझे अपनी शरण में रख लें तो मैं आपके कपड़े भी दूंगा और अन्य सेवा भी करूंगा। बड़े भैया, हम अपने साथ धोबी लाना भूल गए हैं, क्यों न इसे ही काम पर रख लें। धोबी की जरूरत तो हमें पड़ेगी ही। ठीक कहते हो। हमने तुम्हें काम पर रख लिया कालू धोबी। तुम्हें रोज खाने पीने के साथ साथ एक सोने की मोहर भी मेहनत ताने के रूप में दी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर। ईश्वर आपकी लंबी उम्र करे और दुनिया में आपका नाम बढ़ता रहे। चलो, अब अपना गधा सामने से हटाओ और फौज के पीछे चले आओ। जो आ गया हुजूर। बन गया काम। बस अब यह मालूम करना है कि काला गुलाब लेने जा कहाँ रहे हैं। कुछ ही दिनों के सफर के दौरान चारुदत्त को उनकी बातों से सारी जानकारी मिल गई। तो ये 11 पर्वतवार नागलोक की शहजादी के बाग से काला गुलाब लेने जा रहे हैं और वहाँ बहुत खतरा है। खैर खैर, कोई बात नहीं। मैं इन्हें काला गुलाब दिलाकर ही रहूंगा। राजकुमार बीच बीच में पड़ाव डालते रहे और फिर चल पड़ते। इस प्रकार कई देश पार करते करके एक दिन वे सुंदर नगर जा पहुंचे। चारों ओर हरियाली और सुंदरता देखकर तीनों राजकुमार प्रसन्न हो गए। पड़ाव यहीं डाल दो, आज की रात हम यहीं गुजारेंगे। और सुंदर नगर की सीमा पर ही पड़ाव डाल दिया गया। जब रात हुई तो फूलों की सुगंध ने उनके दिल और दिमाग को तर कर दिया। ऐसा सुंदर नगर तो हमने पहले कहीं नहीं देखा। कितने सुंदर सुंदर
और ऊंचे ऊंचे भवन है इस देश में। देखकर तबीयत खुश हो गई। हाँ भैया, यहाँ के पेड़ पौधे भी कितने सुगंधित है। आपने महसूस नहीं किया कि फूलों की महक से हम लोगों की सारी थकावट जाती रही है। प्रताप भैया, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा तो दिल कह रहा कि बाकी का सारा जीवन यहीं गुजार दूं। और यह देश धनवान भी काफी मालूम पड़ता है। संयोग से उसी समय चारुदत्त उनके खेमे के निकट से गुजरा। इस देश के मनोरम वाला इस देश के मनोरम वातावरण को देखकर तो मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। वह क्या बड़े भैया? शायद तीनों भाइयों में गंभीर चर्चा चल रही है, सुनना चाहिए। क्यों न हम इस देश को फतेह कर लें, तब हम आनंद पूर्वक यहाँ रह सकेंगे और यहाँ के सुंदर वातावरण का लुत्फ उठा सकेंगे। यह तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली बड़े भैया। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। यदि हमारे हमारे हमने यदि हमने इस देश को जीत लिया तो हमारी शक्ति और बढ़ जाएगी। तो ठीक है, हम कल बोर होते ही इस देश पर हमला करेंगे। हुर्रे! बड़े भैया जिंदाबाद। उनकी बातें सुनकर चारुदत्त व्याकुल हो उठा। कहीं इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, जो एक काला गुलाब लाने की बात भूलकर इस किस्म की मूर्खतापूर्ण बातें सोच रहे हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस देश का राजा शेर सिंह एक वीर इंसान है। फिर उसके पास इनसे भी बड़ी और शक्तिशाली सेना है। भाइयों की सेना तो कुछ दिन भी उनके सामने नहीं टिक पाएगी। तब ये तीनों या तो मारे जाएंगे या फिर कैदी बना लिए जाएंगे। उफ, यह मूर्खता करने से इन्हें कैसे रोकूं? कैसे समझाऊं इन्हें कि ये अपने प्राण संकट में डालने जा रहे हैं? मजबूरी तो यह है कि मैं इन पर अपनी असलियत भी प्रकट नहीं कर सकता। चलते समय माँ ने कसम जो दे दी थी। और चारुदत्त चाकर भी उन्हें न तो कुछ करने से रोक सका और न ही अपनी अपनी असलियत बता सका। और अगले दिन भोर होने के साथ ही तीनों राजकुमारों ने अपनी फौज के साथ सुंदर नगर पर आक्रमण कर दिया। ओह उफ! दोनों देशों की सेनाओं में घमासान युद्ध छिड़ गया और बेचारा चारुदत्त युद्ध से अलग थलग ऐसा ऐसा खड़ा रह गया। यह युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं। पता नहीं कितने दिन लग जाएं इसे समाप्त होने में। और यह भी तय कि हार हार मेरे भाइयों की ही होगी। अतः क्यों न मैं इस बीच नागलोक से वह काला गुलाब ले आऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगले पल, चल मेरे दोस्त, इस लड़ाई के मैदान से मुझे कहीं दूर वीराने में ले चल। एक सुनसान स्थान पर पहुंचकर, बस दोस्त, अब रुक जाओ। यह स्थान तुम्हें घोड़ा बनाने के लिए उपयुक्त है। गधे के रुकते ही, दोस्त अब तुम घोड़े का रूप धारण कर लो। अगले पल, मेरे दोस्त, मुझे 11 पर्वत पार नागलोक की शहजादी के बाग में जाना है। क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? हिन 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 हिना कर घोड़े ने जैसे स्वीकृति दी। तब चारुदत्त उछलकर घोड़े की पीठ पर सवार हो गया और घोड़े ने पलक झपकने में ही एक एक कर 11 पर्वत पार किए और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। प्रिय मित्र, क्या नागलोक आ गया? हिन हिन। ओह, शायद ये हाँ कह रहा है। कुछ नीचे उतरने पर, ओह, वह रहा सोने का महल और उसका शाही बाग। शायद वह महल और बाग नागलोक की शहजादी का ही है। घोड़े ने चारुदत्त को शाही बाग से कुछ दूर उतारा, लेकिन वहां से वह महल और बाग के चारों ओर घूमते 20 सिंहों को साफ देख सकता था। महल में तो सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन उन शेरों की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाए? बगैर उन्हें वहां से हटाए बाग में नहीं घुसा जा सकता। तभी उसे अपने साथी इंद्र रसों का ध्यान आया। मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम शहजादी के बाग की रक्षा करते शेरों को कुछ देर के लिए वहां से हटा सकते हो? उनके रहते मैं बाग में नहीं घुस सकता। घोड़े ने तुरंत तुरंत सिर हिलाकर स्वीकृति दी। हिन हिन। आह, कर सकते हो तो मेरे मित्र जल्दी से करो। न मेरी मदद कर आह, कर सकते हो तो मेरे मित्र जल्दी से करो, न मेरी मदद, वरना कहीं शहजादी काले गुलाब की सुध लेने आ गई तो और मुश्किल हो जाएगी। अगले पल, मैं अरे, घोड़े के मुंह से बकरों की पूरी फौज निकल रही है। मैं लेकिन शेरों को खदेड़ने में ये बकरे मेरी क्या मदद करेंगे? तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। ओ, अब समझा कि यह सब बंधु मुंह से बकरे क्यों उगल रहे हैं। बकरे सिंहों का प्रिय भोजन होते हैं। इन्हें देखते हुए इन पर टूट पड़ेंगे और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। चारुदत्त ने अपने प्रिय घोड़े का धन्यवाद अदा किया और तमाम बकरे को
बाघ की ओर खदेड़ दिया। मैं उस जब बाघ के चेहरे और घूमते सिंगों की दृष्टि उन मिमियाते बकरों पर पड़ी। गुर्र गुर्र। तो तमाम सिंहों ने बकरों के झुंड पर आक्रमण कर दिया। मैं अब मेरे लिए रास्ता साफ है। जल्दी से बाग में घुसूं और काले गुलाब को अपने अधिकार में ले लूं। और फिर बाग में तो आ गया, लेकिन उस काले गुलाब को कहां से ढूंढूं? काले गुलाब की खोज करता हुआ चारुदत्त जब एक खूबसूरत स्थान पर पहुंचा तो उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आह, वेरा काला गुलाब! चारुदत्त ने सावधानी के साथ पौधे से काला गुलाब तोड़ा और उसे एक छोटी सी डिबिया में रख लिया। बस, अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। चलते चलते चारुदत्त बाग से बाहर निकला तो उसे सामने महल का मुख्य द्वार दिखाई दिया। वाह, नागलोक की शहजादी का महल कितना सुंदर है! लेकिन महल में पूर्णतः सन्नाटा छाया हुआ है। शायद शहजादी कहीं सैर सपाटे के लिए गई हुई है। क्यों न इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं महल की सैर कर लूं। इसमें कोई बुराई नहीं। हाँ। और चारुदत्त बेधड़क होकर महल में प्रविष्ट हो गया। लेकिन महल के भीतर कुछ कदम रखते ही चारू को अपना पिछला विचार बदलना पड़ा। ओ, यहाँ तो पहरेदार मौजूद है, लेकिन सभी गहरी नींद में सोए मालूम पड़ते हैं। चारुदत्त काफी देर तक महल में घूमता रहा, लेकिन वहां उसे सभी पहरेदार व दास दासियां सोए हुए ही दिखाई दिए। सभी सोए हुए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। हो सकता है यही इनके सोने का वक्त हो। फिर शेरों के पहरे पर रहते रहते इन्हें चिंता भी किस बात की हो सकती है। इसीलिए शायद यहाँ सब निश्चिंत होकर सोए हुए हैं। लेकिन इनकी शहजादी कहाँ है गई? अभी तक तो किसी कमरे में दिखाई नहीं दी। चारुदत्त ने अनेक कमरों का निरीक्षण निरीक्षण करने के बाद एक कमरे का द्वार धीरे से धकेला। ओह, शायद वही नागलोक की शहजादी है। निस्संदेह यही शहजादी है। इतना सुंदर मुखड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन अफसोस, इसका भी धड़ के नीचे का हिस्सा नाग जैसा है। इतनी सुंदर शहजादी के लिए कुछ मस्करी करनी चाहिए, ताकि यह अनोखा मिलन शहजादी को वर्षों तक याद रहे। चारुदत्त ने चुपचाप अपनी अंगूठी शहजादी की अंगूठी से बदल दी। साथ ही उसने एक पत्र भी लिखा। प्रिय शहजादी जी, नमस्कार। मैं विराटनगर का राजकुमार चारुदत्त हूँ। मैंने आपसे अंगूठी बदलने और आपके शाही बाग से काला गुलाब ले जाने की जो गुस्ताखी की है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जिंदगी भर इस बात का मुझे अफसोस भी रहेगा कि आप जैसी सुंदरी से दो बातें नहीं कर सका, क्योंकि आप इस समय पर गार्डन निंद्रा में थी। बस इतना ही। चारुदत्त। पत्र लिखकर उसने शहजादी के हाथ में दबा दिया और चुपचाप अपने अपने घोड़े के पास पहुंच गया। मेरा काम पूरा हुआ मित्र। अब मुझे समुंदर नगर अब मुझे सुंदर नगर ले जाओ, ताकि मैं अपने भाइयों की खोज खबर ले सकूं। और फिर चारू जैसी घोड़े पर सवार हुआ। कुछ ही देर पश्चात इंद्र रसव ने उसे सुंदर नगर की सीमा पर पहुंचा दिया। सुंदर नगर में तो पूरी तरह शांति दिखाई देती है। इसका मतलब है युद्ध का क्या परिणाम निकला, यह जानने के लिए मुझे सुंदर नगर के भीतर प्रवेश करना चाहिए होगा। चारू ने प्रार्थना करके घोड़े को गधा बनाया और उस पर सवार होकर सुंदर नगर में प्रविष्ट हो गया। लोगों से सारी बात मालूम करने के बाद ओह, वही हुआ जिसका मुझे डर था। विराट नगर की लगभग सारी फौज मारी गई और बचे खुचे सैनिकों के साथ तीनों भाई भी बंदी बना लिए गए हैं। अब मैं क्या करूं? तीनों भाइयों को किस तरह आजाद कराऊं? यदि उन्हें आजाद नहीं कराया तो पिताजी की जान बेशक आंखों के कारण न जाए, लेकिन राजकुमार के कारण अवश्य चली जाएगी। मुझे हर अवस्था में अपने भाइयों को छुड़ाना होगा, वरना हो सकता है पिताजी के साथ साथ मुझे माँ के जीवन से भी हाथ धोना पड़े। संभव है माँ यह सदमा बर्दाश्त न कर सके। और काफी देर सोचते रहने के पश्चात वह गधे को एक सुनसान स्थान पर ले गया और वहीं प्रार्थना करके गधे को घोड़ा बना दिया। उसके बाद, ऐ मेरे प्यारे दोस्त, अब तक तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन एक बार फिर मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाइयों को इस देश के राजा की कैद से छुड़ाने में मेरी मदद करो। तुरंत ही घोड़े के मुंह से एक गलीचा निकला और जमीन पर बिछ गया। गलीचा? लेकिन मित्र, यह गलीचा मेरे भाई को कैसे छुड़ाने में भला मेरी क्या मदद करेगा? लेकिन बजाय घोड़े के उत्तर देने के गलीचे से आवाज आई।
ये नौजवान, तुम मुझ पर सवार हो जाओ। मुझ पर सवार होते ही मेरे साथ साथ तुम भी अन्य लोगों की नजरों से ओझल हो जाओगे। तब मैं तुम्हें राजा के उस बंदी गृह में ले जाऊंगा जहाँ तुम्हारे तीनों भाई कैद हैं। तुम उन्हें भी मुझ पर सवार करा लेना बस। तब तुम्हारे साथ साथ उन्हें भी कोई नहीं देख सकेगा। फिर तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। ओह। चारुदत्त अपने घोड़े को वहीं ठहरने के लिए कहकर तुरंत गलीचे पर सवार हो गया और गलीचा उसे अदृश्य रूप में लेकर बंदी गृह की ओर उड़ चला। कुछ देर बाद गलीचा एक बंदी गृह में पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। शिकारी गलीचा चारुदत्त को लेकर उस कोठरी में पहुंचा जहाँ तीनों राजकुमार कैद थे और उस समय गहरी नींद में सोए हुए थे। नौजवान, चुपचाप एक एक करके अपने भाइयों को गलीचे पर ले आओ। ठीक है। खर खर। चारू ने गलीचे पर बैठे बैठे ही एक एक कर अपने अपने तीनों भाई को उठाकर गलीचे पर लिटा दिया। यह कार्य चारू ने इतनी सतर्कता से किया कि तीनों राजकुमारों की नींद नहीं टूट पाई। मेरा काम पूरा हुआ। एक गलीचे, अब तुम मुझे मेरे घोड़े के पास पहुंचा दो। ठीक है। अगले पल तभी एक पहरेदार की दृष्टि राजकुमारों वाली कोठरी पर पड़ी। अरे, इस कोठरी से तीनों कैदी कहाँ गायब हो गए। तुरंत ही वहां हंगामा मच गया। दौड़ो पकड़ो, तीन कैदी अपनी कोठ से निकले भागे हैं। दौड़ो पकड़ो। लेकिन न तो तीनों राजकुमार उन्हें कहीं मिले और न ही कोई यह समझ पाया कि तीनों कैदी राजकुमार एकाक अपनी कोठरी से कैसे गायब हो गए। जबकि सिगरी गलीचा चारू और उसके भाइयों को लेकर उस स्थान पर उतरा जहाँ इंद्ररस उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। मेरे लिए कोई और आदेश। कुछ क्षण ठहरो प्यारे गलीचे, जरा मैं इन्हें जगा लूं। कहकर चारुदत्त पहले अपने घोड़े को गधे के रूप में लाया, फिर अपने भाई को जगाने लगा। चारू का झंझोड़ते ही, आए, मैं कहूँ, किसने जगाया मुझे, कौन है? फिर जैसे उसकी नजर चारू पर पड़ी, तुम कालू धोबी, हुजूर को मेरा प्रणाम स्वीकारो। अरे मर्दू, तुम यहाँ कैसे, और मैं राजा के कैद खाने से निकाल कर यहाँ लाने वाला कौन है? इस गुस्ताखी के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ हुजूर। यह काम मुझ गुस्ताख ने ही किया है। क्या कहा तुमने? हाँ हुजूर, काफी दिनों तक आपका नमक खाया था, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए मजबूर था। लेकिन तुम अकेले ने इतना मुश्किल काम किया कैसे? एक परी की मदद से हुजूर। उस परी ने न केवल आपको छुड़ाने में मेरी मदद की, बल्कि नागलोक की शहजादी के बाग से मुझे वह काला गुलाब भी ला दिया, जिसे पाने के लिए आप लोग पूरी फौज लेकर 11 पर्वत पार जा रहे थे। क्या? क्या तुम सच कह रहे हो कालू दबी? क्या वास्तव में किसी परी ने तुम्हें काला गुलाब ला दिया है? बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर। ठहरिए, अभी दिखाता हूँ। और यह देखे हुजूर, यही वह काला गुलाब जिससे आके आपके पिताजी की आंखें चंगी हो सकती हैं। आह, ये हमारे अच्छे व हमारे अच्छे व वफादार सेवक, यह फूल हमें दे दो। हाँ हाँ, अवश्य लीजिए हुजूर। इस सेवक ने आपके लिए ही तो इसे परी से मंगवाया है। सच कालू, तुमने हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। यदि इस समय हमारे पास कुछ भी होता तो हम तुम्हें इनाम में दे देते। मैंने आपका नमक खाया हुजूर, इसलिए यह मेरा फर्ज था कि मैं अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दूं। लेकिन मुझे दुख है कि मैं आपकी फौज नहीं बचा सका। हमें तुम्हारी वफादारी पर नाज है कालू, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई कि परिदेव ने तुम्हारी मदद क्यों की और उसने हमें कैद से कैसे छुड़ाया। इस संबंध में मुझसे कुछ मत पूछे हुजूर, वरना परिदेवी नाराज हो जाएगी। उसने मुझसे इस बारे में कोई भी बात किसी को बताने के लिए सख्त मना किया था। यदि ऐसी बात है तो जाने दो। वैसे भी हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए। जो हो गया है, बस अब हमें चिंता इस बात की है कि इतनी दूर से हम जल्द से जल्द अपने देश कैसे पहुंचेंगे। हमारे पास तो सवारी के लिए कोई साधन भी नहीं है। उसके लिए भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है हुजूर। आप तीनों इस जादुई गलीचे पर सवार हो जाइए। यह आपको चुटकियों में आपके देश पहुंचा देगा। क्या? क्या यह सचमुच का जादुई गलीचा कालू धोबी? बिल्कुल हुजूर, आप इस पर सवार हो जाइए। लेकिन यह जादुई गलीचा तुम्हें मिला कहाँ से? उसी परी ने दिया था हुजूर। लेकिन आप बहुत ज्यादा सवाल न करके जल्दी से इस पर सवार हो जाइए। ऐसे नहीं कालू, तुम्हें भी हमारे साथ हमारे देश चलना होगा। हम अपने हम अपने उपकारी को इस सुनसान जगह पर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन हुजूर,
लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चलो हमारे साथ गलीचे पर सवार हो जाओ। सच मानो पिताजी तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे और तुम्हें बहुत सारे इनाम के साथ साथ कोई अच्छा सा काम भी देंगे। तुमने जो कुछ हमारे लिए किया है वह तो शायद कोई अपना भी नहीं कर सकता था। आओ चलें। चारू ने काफी मना किया, लेकिन उन तीनों राजकुमार उसे बिना साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए, तो मजबूरन उसे भी अपने गधे के साथ गलीचे गलीचे पर सवार होना पड़ा। लेकिन इस बार न गलीचा ही अदृश्य हुआ और न ही वे चारों। ऐ मेरे जादुई गलीचे, हमें विराटनगर के राजमहल में ले चलो। जो आज्ञा स्वामी। अगले ही पल, आह, आज वर्षों बाद पिताजी को देखूंगा, काश माँ भी साथ होती। आह। इधर जब नागलोक की शहजादी की नींद टूटी, अरे यह कागज कैसा और मेरे हाथ में कहां से आया? पत्थर खत्म करने के साथ ही वह बिस्तर से उतरकर तेजी से अपने बाग की ओर दौड़ी। नहीं नहीं, कोई भी मनुष्य मेरे प्रिय काले गुलाब को मेरे बाग से नहीं ले जा सकता। मैं उसे विष अग्नि से भस्म कर दूंगी। लेकिन अपने बाग में पहुंचते शहजादी के चेहरे का रंग उड़ गया। आह, वह सचमुच मेरे प्रिय काले गुलाब को उड़ाकर ले गया। तुरंत ही उसने अपने प्रहरी को बुलाया। सुनो, जब हम लोग सो रहे थे तब हमारे लोक में एक राजकुमार आया था, जिसने न केवल बाग में घुसकर काला गुलाब चुरा लिया, बल्कि महल में मेरे सैन्य कक्ष में घुसकर अपनी अंगूठी से मेरी अंगूठी भी बदल ली। मैं इसी वक्त विराटनगर जाकर उस दुष्ट राजकुमार को सबक सिखाऊंगी। तुम यात्रा के लिए उड़न खटोला तैयार करो। तब तक मैं अपनी जादुई शक्ति से उसकी पूरी असलियत का पता लगाती हूँ। जो आ गया शहजादी साहिबा। और कुछ देर बाद इधर बोर होने के साथ जैसे ही काले गुलाब का अर्क राजा केशवदत्त की आंखों में डाला गया, उनकी दोनों आंखों की रोशनी वापस लौट आई। आह, अब मैं देख सकता हूँ, अब मैं सबको देख सकता हूँ। क्या सच पिताजी? हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। मेरे बच्चों, आज मुझे तुम तीनों पर गर्व हो रहा है। यदि तुम काला गुलाब नहीं लाते तो शायद मुझे कभी आंखें नसीब नहीं होती। पिताजी, काला गुलाब गुलाब लाने का श्रेय हमें नहीं, बल्कि कालू धोबी को जाता है। यदि आपको किसी का धन्यवाद करना है तो इसका कीजिए। इस व्यक्ति ने अपने प्राणों पर खेलकर न केवल आपकी आंखों की रोशनी लौटाई है, बल्कि हम तीनों भाइयों की भी जान बचाई है। कहकर उसने राजा केशवदत्त को शुरू से आखिर तक की कहानी सुना दी। सब कुछ जानकर तुम कितने नेक और महान इंसान हो कालू धोबी। हम तुम्हारे इस उपकार का बदला तो शायद जीवन में कभी नहीं चुका सकेंगे। फिर भी तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। हम अपना धन दौलत, राजपाट, सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए महाराज। आपको आपकी खोई हुई आंखें मिल गई, इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है? आह, हम तुम्हारा जवाब सुनकर खुश हुए कालू। एक तुम हो जो हमारी आंखें लौटा कर भी हमसे कुछ नहीं मांगना चाहते, और एक मेरा वह मनुष्य बेटा था जिसने मेरी आंखें छीनने के साथ मेरी पत्नी को भी हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। आह, पिताजी मुझसे कितनी नफरत करते हैं। लो कालू, हमारी ओर से मोतियों का यह तुच्छ हार भेंट में स्वीकार करो। तभी ठहरिए राजन। ओह, नागलोक की शहजादी, उफ, यह यहाँ कैसे आ पहुंची? आप कौन है और क्या चाहती हैं? मैं नागलोक की शहजादी विस्माया हूँ राजन। यदि आपने यह सच सच नहीं बताया कि मेरे लोक से काला गुलाब लाने वाला आपका बेटा राजकुमार चारुदत्त कौन है, तो मैं इस समय आप सबको विष अग्नि से भस्म कर दूंगी। क्या राजकुमार चारुदत्त? राजकुमार चारुदत्त? कहीं यह मेरे बरसों पहले महल से निकाल गए मनुष्य बेटे चारू का तो जिक्र नहीं कर रही है? सोच क्या रहे हैं राजन? जल्दी जवाब दीजिए। शहजादी जी, आपके यहाँ से चारुदत्त नाम का कोई भी राजकुमार काला गुलाब नहीं लाया। नहीं, तुम तीनों झूठ बोल रहे हो। तुम हमसे कुछ नहीं छिपा सकते। बताओ, कहाँ है वह व्यक्ति? मेरे बच्चे ठीक ही कह रहे हैं शहजादी। चारुदत्त नाम का मेरा बेटा जरूर था, लेकिन मैंने उसे वर्षों पहले महल से निकाल दिया था। और नहीं राजन, आप भी असलियत को छिपाने की चेष्टा कर रहे हैं। मेरी जादुई शक्ति कहती है कि चारुदत्त यही मौजूद है। जल्दी बताइए, वरना मैं इसी समय आप सबको भस्म कर दूंगी। बताइए, वरना मरने के लिए तैयार हो जाइए। ठहरिए शहजादी साहिबा, आपको किसी अन्य को भस्म करने की जरूरत नहीं। आपका कसूरवार मैं हूँ। मैं ही महाराज श्री केशव दत्त जी का सबसे छोटा बेटा चारुदत्त हूँ। क्या है? अरे,
और छदम वेश उतारते ही, ओह राजा चारुदत्त, चारुदत्त मेरा बेटा। तभी नागलोक की शहजादी की दृष्टि चारुदत्त के हाथी उंगली में पड़ी अपनी अंगूठी पर पड़ी। निस्संदेह यह मेरी अंगूठी है, इसका मतलब यह हुआ कि यही चारुदत्त है। शहजादी साहिबा, आपसे आप मुझसे आपकी शहर में जो गुस्ताखी हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं वैसा करने के लिए मजबूर था। मैंने जो कुछ किया वह मात्र आज्ञा और अपने पिता का जीवन बचाने के लिए किया। फिर भी आप जो सजा देना चाहे मुझे शहर स्वीकार होगी। शहजादी को चारुदत्त का व्यवहार बहुत पसंद आया, इसलिए उसका सारा क्रोध शांत हो गया। मुझे तुम्हारे बहादुरी और सच्चाई बहुत अच्छी लगी चारुदत्त, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। इसके साथ ही मेरी शुभकामनाएं हैं कि तुम सदा अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहो। धन्यवाद शहजादी साहिबा। मैंने अपनी अंगूठी के साथ आपकी आपकी जो अंगूठी बदलने की दृढ़ता की थी, मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। कृपया यह लीजिए अपनी अंगूठी। इसे अब मेरी ओर से तोहफा समझकर अपने पास रखो। यदि कभी भी तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता हो तो इसे 3 बार चूमना, मैं तुरंत तुम्हारे सामने होंगी। चलो सैनिकों, अपने लोग चलें, अब हमें इनसे कोई गिला शिकवा नहीं रहा। जो आज्ञा शहजादी साहिबा। और शहजादी अपने प्रहरियों के साथ वहां से चली गई। शहजादी और उसके प्रहरियों के वहां से जाते ही राजा केशवदत्त भावविह्वल होकर चारुदत्त से लिपट गए। मेरे बच्चे, मुझे क्षमा कर दो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हें आज तक मनुष्य समझता आया, जबकि आज तुम्हारे कारण ही मैं फिर से इस दुनिया को देख पा रहा हूँ। तीनों राजकुमार भी प्रेम पूर्वक अपने छोटे भाई से के गले मिले। ओह चारू, लगता है आज ईश्वर ने मैं दुनिया भर की खुशियां सूद समेत लौटा दी है। आपसे आपसे मिलकर मेरी भी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद राजा केशवदत्त अपनी पत्नी रानी रूपमती को लेने अपने चारों बेटों के साथ शाम चंदनगढ़ पहुंचे। प्रिय रूपमती स्वामी, यह सुखद मिलन देकर चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण छा गया और रानी चंद्रावती की आंखों में खुशी के आंसू बरसने लगे। इस खुशी के मौके पर विराटनगर और चंदनगढ़ दोनों देशों में खूब जश्न मनाया गया। उस दिन से उस दिन से चारुदत्त अपने माता पिता और भाइयों के साथ आनंद पूर्वक रहता हुआ चंदनगढ़ को चलाने लगा, जबकि विराटनगर का राजपाट केशवदत्त ने अपने अपने तीनों बड़े बेटों को सौंप दिया। चारुदत्त को दुनिया भरी खुशियां मिल गई थी, लेकिन तब भी अपने प्रिय घोड़े इंद्र अशोक को वह एक पल के लिए भी नहीं भूला था। वह हमेशा एकांत में उसकी सेवा किया करता तथा स्वयं उसकी देखभाल करता। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका प्रिंट काफ़ी ख़राब था, फिर भी मैंने पढ़ दी इसको। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।